द्वेष का हो खात्मा, यही हमारी प्रार्थना। मानव चोला जिसने दिया, उस परम शक्ति को नमन करूं। निज अंक में लेके लाड लडाया, मेरे मात पिता को नमन करूं। मेरी काली रातें करती दिवाली, उन गुरुदेव को नमन करूं। ई धरती जिसी कोई जगह नहीं है, ई धरती मात ने नमन करूं। और आप सबने मिलके मन हर्षाया, आप सबने नमन करूं, आप सबने नमन। वाह वाह रूप सिंह जी वाह। कविता के बारे में बात कर लूं, उसके बाद अपने मैं सागी ट्रैक पकड़ूंगा। थोड़ा थोड़ा मुनि जी के चरणों में बैठ करके थोड़ी सी सेंती बात करनी है, उसी फिर बाद में मैं मेरा ट्रैक पकड़ूंगा। स्वागत। कवि नीरज हुए हैं, उन्होंने कविता की परिभाषा बड़ी छोटी सी लाइनों में बांध दी कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। भीतर जो कुछ है ना, उसको शब्दों के रूप में परो दिया जाए तो वो कविता बनती है। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो हम सौभाग्यशाली लोग हैं जो आज आपके सामने इस प्रकार से बैठे हैं। आप सबने महसूस किया होगा कि मैं अलग साइन बोर्ड का आदमी बैठा हूं इतने सदन में। और मैं पीछे बैठ के देख रहा था, क्योंकि मैं शिक्षक हूं। मैंने जैन मत को भी पढ़ाया है, मैंने सिख मत को भी पढ़ाया। दोनों की तुलना करते हैं। सबसे पुराने पंथों में जैन मत 2500 साल पुराना, और सिख मत जो है, सिख पंथ जो है वो 500 साल पुराना। लेकिन अब महसूस होता है पढ़ने के बाद कि हमारे धर्म में जो मर्यादाएं हैं, जो शिक्षाएं हैं, जो आदर्श हैं, जो संस्कार हैं, वो जैन धर्म से सीधे सीधे लिए हुए हैं। अहिंसा, सत्य पर अडिग रहना, बांट कर खाना, कर्म का महत्व, सुमिरन करना, ये सारी बातें जैन मत से ली हुई है। मुझे इसको स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है। वाह वाह सिंह जी वाह 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 वाह। तो आज ये महसूस करता हूं कि मैं जैसे जड़ों की तरफ आया हूं। अब थोड़ी थोड़ी मैं ट्रैक पकड़ते हुए कि बहुत मुश्किल से मिलती हैं खुशी की घड़ियां, उन घड़ियों को खोएं क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, उन घड़ियों में रोएं क्यों। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरता क्यों। मौत भी आई तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरता क्यों। वाह वाह रूप सिंह जी वाह 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 वाह। तो थोड़ा खुल करके हंस लें। बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, क्या कोरोना है उससे पहले भी, कि भाई कब हंसे थे, कि याद ही नहीं आता यार कब हंसे थे। सदियां हो गई हंसे हुए। लोग टेंशन से भरे पड़े हैं, टेंशन से। वो एक आदमी के पास एक फोन आया कि करतार सिंह, तेरी लड़की का कॉलेज से आते समय भाई बस से एक्सीडेंट हो गया। वो आदमी दौड़ा सा हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा, और थोड़े दूर जाके रुक गया और हंसने लगा है। यार कौन सी लड़की, मैं तो कोई लड़की नहीं है। अब फिर वो खड़ा खड़ा टेंशन में आ गया। हो सकता है यार बताने वाले ने गलत बता दिया हो, लड़की का नहीं लड़के का हो गया हो। वो फिर दौड़ लिया और थोड़ी सी दूर जाके फिर खड़ा रह गया और हंसने लगा है। यार किसकी लड़की, किसका लड़का, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। वो आदमी फिर टेंशन में आ गया कि यार वो करतार सिंह किसको कह रहा था, मेरा नाम तो लीलाधर है। इस तरह से लोग टेंशन से भरे पड़े हैं, और कवि सम्मेलनों में उस टेंशन का इलाज होता है। आप ताल तो बजाते नहीं, इतने बढ़िया सुधी श्रोता, इतने बड़े बड़े कवि, इसलिए कल्ला सूख जाता है जी बड़ो बड़ो। बात करें थोड़ी हंसी मजाक की, वो क्या हुआ, अभी कविता पर ही ठहरा हुआ हूं मैं, कि एक बोर कवि 300-400 लाइना की लंबी, बिना सिर पैर की, उबाऊ, कोई काम की नहीं कविता
एक सांस में पेल गयो। और कभी आ जाते हैं बहुत भाई डायरिया ले लेके आ जाते हैं जी, डायरिया। अब उस डायरी का क्या निवेड़ है? एक बोर कवि 300-400 लाइना की लंबी कविता बिना सिर पैर की, बोर उबाऊ एक ही सांस में पेल गया। बिन सुन के बुजुर्ग मुख्य अतिथि जी जिंदगी से खेल गया। बुजुर्ग हा मुख्य अतिथि जी प्राण दे दिए कविता की वजह से, जिंदगी से खेल गया। आयोजक बोले अरे तू के सुना गयो, मारे करे कराए पर पानी फिरा गयो। अरे अजय मुख्य अतिथि जी सु चंदो मांगणो हो। अब एक समस्या है जी चंचल जी, अजय मुख्य अतिथि जी सु चंदो मांगणो हो और ओ पिसा लेके थारा माथो डामणो हो। आयोजका और वारिसा कर दियो कवि पर केस, और कवि जज अदालत में होयो जज साहब सु फेस टू फेस। तो जज बोलिया अरे यार बिना हथियार तय कि निर्दोष ने मारा है। अरे कविता भी हथियार बन सकती है, आ मेरे समझ में आ रहा है। मैं तन्ने हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाऊंगा, तेरी कोई अंतिम इच्छा तो बता देना, पूरी कराऊंगा। कवि बोलिया जी मैं अंतिम इच्छा का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहता हूं। जज साहब मैं वही कविता आपको सुनाना चाहता हूं। वाह वाह भाई साहब, वाह 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 वाह। इतनी बात सुन के जज साहब डर गया, अरबी कवि ने बरी कर गया। अब आप महसूस कर लो वो कवि ये खड़ा। अब आप ध्यान से सुनेंगे, प्यार से सुनेगा तो ठीक है, वरना वो कविता मेरे तैयार पड़ी है। बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, बहनों से अग्रिम जमानत कराते हुए मैं एक मेरी बहुत पुरानी कविता सुनाया करता हूँ। महज मनोरंजन है, इसको कहीं दिल पर नहीं लेना है। महज मनोरंजन के पति पत्नी के बीच में एक बहस छिड़ी, बड़ी सोहनी, पढ़ा लिखा परिवार था। दोनों में वर्गवाद आ गया। मैं बढ़ गई दोनों में, मैं पुरुष क्या मैं स्त्री, मैं कम किया, दोनों में मैं बढ़ गई। तो उस मैं में बहस छिड़की, बहस हुई बड़ी सोहनी। पत्नी बोली इसको कोई विभाग बताओ जाके मैं लुगाई को नहीं, राजनीति धर्म थानेदारी गुंडागर्दी में तो सब जगह ही बढ़ गई। हाँ और तो और मैं तो चांद पर भी चढ़ गई। हाँ वाह याद होना है जितनी भी एक चढ़ी थी बेचारी फिर उतरी को नहीं। और तो और मैं तो चांद पर भी चढ़ गई। हाँ पति के बात अड़की पण झटबण कड़ी, बोलो दमकल विभाग में थे एक भी को नहीं लाडी। उसके याद आ गया वास्तव में ये जो फायर ब्रिगेड महकमा है इसमें अभी तक बहनों को नौकरी नहीं देते हैं, जोखिम का काम है। पति के बाद अड़गी पण झटबण काटी, बोलो दमकल विभाग में थे एक भी को नहीं लाडी। खिसियांती सी पत्नी बोली वो विभाग तो मैं जान के छोटे है थे, आ बात जानो को नहीं, मारो काम आग लगानो है बुझानो को। आप बात कर रहे थे घनश्याम जी हिरण मिर्ग की बात। ये कविता भी मैं मेरी तैयार करके लाया था। आपके यहाँ मिर्ग बहुत है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिर्गों की बात होती है यहाँ, काले हिरणों की ताल छापर। चलो एक ही बात है। अब सुनो इस कविता को कि हमने सुन रखा था बैजू बावरा जब कभी जोर लगा के ऊंचे सुर में पक्का राग गाया करते थे। पक्का राग भाई, पक्का राग गान खातर भी मां जोर चाहिए और भी सुन खातर भी माड़ा मोटा दम चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुन नहीं सकते अपने, क्योंकि अपने को आदत ही नहीं है। वो एक बहुत ऊंचे राग में गाता कब्बाल जी बाडो, बीच में बात आ गई, थोड़ा सा महंगा देखते थे इसलिए लोग उनको बाडो कहते, कब्बाल थे। बहुत ऊंचे सुर में गाता कब्बाल जी बाडो, खूब लंबी हेक काढ़े, जोर लगावे डाडो। रामुड़े की दादी बोली बस कर लाडी, काल इं अरड़ायो होर मर गयो मारो पाडो। वो स्थिति हो जाती ऊंचा राग गाने में। तो हमने सुन रखा था बैजू बावरा जब कभी ऊंचे सुर में जोर लगा के पक्का राग गाया करते थे, उनको सुनने के लिए जंगल से मृगों के झुंड आ जाया करते थे। कहते हैं मृग जो होते हैं ना वो संगीत प्रेमी होते हैं, शिकारी लोग उनका इस्तेमाल करते हैं संगीत की वजह से।
उनसे धोखा करते हैं बेचारे जीवन से। शिकारी संगीत लगा देते हैं, वो लट्टू हो जाता है और वो पीछे से अपना शिकार कर लेते हैं। हमने सुन रखा था कि बैजू बावरा जब कभी ऊंचे सुर में जोर लगा के पक्का राग गाया करते थे, उनको सुनने के लिए जंगल से मृग आ जाया करते थे। एक दिन हमने भी देखा देखी जोर लगा के ऊंचे सुर में पक्का राग गाया, पंगा ले लिया। एक दिन हमने भी ऊंचे सुर में जोर लगा के पक्का राग गाया, मिर्गी आ गई पर मिर्ग एक नहीं आया। पक्का राग गाने से फिर ये चीज होती है। वो जज साहब की बात कर रहे थे, हरीश जी वकील हैं तो जजों से इनका अक्सर वास्ता पड़ता रहता है। एक वो वकील बार बार गए जज साहब में कि मेरा मुवक्किल जो है इसको कानून छोड़ता है, इसके पक्ष में सारी धारे हैं, इसके पक्ष में बहुत सारे सबूत हैं। जज साहब बोले क्या सबूत है? कि जी इसको तो संविधान की किताब में ही है, पेज नंबर 115 पढ़ो जी, पेज नंबर 115 संविधान की किताब में इसके पक्ष में सारे सबूत हैं। जैसा बोले यार क्या है 115, मेरे तो याद नहीं है। वकील साहब ने अपने जोड़े में से किताब निकाली, जज साहब के आगे रख दी, 115 नंबर पेज देखा तो उसमें 2-2 हजार के 5-6 नोट। जज साहब किताब को बंद करके बोले ऐसे 10-15 सबूत और पेश करो। बढ़िया। अब मैं बात अक्सर किया करता हूं, क्योंकि मेरी उम्र इस हिसाब किताब की होगी है कि मैं अब उपदेश देने लग गया। पहले हो सकता है हमने भी माँ बाप का दिल दुखाया हो, उससे पहले मैं आपको समर्पित करूं। मुझे पता लगा कि आप दूर दूर से आए हैं। मैं जब भी कलकत्ता, गुवाहाटी या बेंगलोर गया हूं, जैन समाज के लोग और खासतौर से अपने इसी एरिया के लोग, ये सरदार शहर और ये जो एरिया है ना, वहाँ मेजबानी करते मिलते हैं। तो मैं आज फिर आपसे मिलकर के बड़ा मन हर्षाया है। आपका जाना यहाँ से और फिर वापस आना, इस पर एक कवि की नजर से आप देखना है इसको, कहीं ना कहीं अंदर दिल पर हाथ रख करके महसूस करना। स्वागत भाई साहब जी। कच्चा आंगन, टूटी झोंपड़ी, बूढ़ी अम्मा, देख देख पक गया हूं, चलो शहर चलते हैं जी। कच्चा आंगन, टूटी झोंपड़ी, बूढ़ी अम्मा, देख देख पक गया हूं, चलो शहर चलते हैं। शहर में रिश्ते बेजोड़, आपाधापी की दौड़ और पैसे की होड़, देख देख कर थक गया हूं, चलो घर चलते हैं। आप लोग इस मर्यादा में बने हैं कि ताली बावड़ों की तरह से पीटनी नहीं है, और हम लोग इस ताली के थोड़े से मोहताज होते हैं। जैसे भैंस द्वार की होती है ना, द्वार की भैंस, बाकी चाहे कैसे भी कितने बड़े बड़े वो पोले हाथों वाले हों, पर अगर चाहे रोज जो उसकी धार दूता है, उसके चाहे नाखून कितने बड़े, उसी को वो धार देती है। तो हम भी ये वो थोड़ा ताड़ियों पर टिके होते हैं, और ताड़ियां आपने बजानी नहीं। मेरी याद आ गई एक बात, एक बार कलकत्ता बैठे थे, कुछ लोग हैं कलकत्ता बैठे थे वापिस आने के लिए, कवि सम्मेलन गए थे, तो उधर दिल्ली की गाड़ी के लिए सुबह 4 बजे, अभी गाड़ी आई नहीं, तो स्टेशन पर बैठे अपने अपने अटैचियों की गाड़ियां बना रखी सीट, क्योंकि काफी भीड़ थी। तो 4-5 लड़कियां, कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़कियां, वो भी अपने अपने अटैचियों पर बैठी हैं। उनमें से एक थोड़ी सी हट करके बैठी है, मुंह पर रुमाल लेकर के बैठी है, और वो चारों लड़कियां ताली बजाती हैं, फिर नाखून रगड़ती हैं, फिर ताली बजाती हैं, नाखून रगड़ती हैं। मेरे लिए ये नई बात थी, तो मैंने एक से पूछ लिया, भाई क्या करना भी है? बोले आप स्वामी रामदेव जी का कार्यक्रम नहीं देखते क्या? मैंने कहा नहीं। बोले ये एक्यूप्रेशर है, इससे क्या होता है? इससे बाल लंबे होते हैं, गड़े होते हैं, काले होते हैं, चमकीले होते हैं। तो मैं भी रुमाल लड़ने ने कहा, भाई तुम को नहीं करने लग रही हो एक्यूप्रेशर? बोली करे हो अंग अरबी बाबे का लहरे ला के 6 महीना करे, मेरे मुंह छागी। अगर इस प्रकार की कुछ समस्या है तो फिर बेशक ना बजाए। रूप सिंह जी बहुत श्रेष्ठ रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। समय की सीमा है। एक परदेश की जो वेदना है, कच्चा आंगन, टूटी झोपड़ी, बूढ़ी अम्मा, एक बार आपकी तालियां इन्हें आदेशित करें। हाँ जी। कच्चा आंगन, टूटी झोपड़ी, बूढ़ी अम्मा, देख देख पक गया हूं, चलो शहर चलते हैं। पैसे की होड़, दौड़ आपा दौड़, रिश्ते बेजोड़, देख देख थक गया हूं, चलो घर चलते हैं। फिर वापस आ जाता है आदमी उधर की उधर, अपनी जड़ें खींचती हैं। बहुत सारी कहानियां लिखी है मैंने इधर से, जो लोग वहां गए, दूर गए,
आखिर उनका मन ये करता है कि अपनी जड़ों की तरफ जाएं। चलो एक आध कविता सुना करके फिर मैं बैठता हूँ, क्योंकि अपने बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी तोपें बैठी हैं। मैं तो एक अनाड़ी सिपाही हूँ, अगर थोड़ी बहुत बंदूक इधर उधर चल दे तो कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी तोपें हैं, ये संभाल लेंगी सारी बात। बस मैं एक बात, अगर अच्छी कविता सुनाऊंगा तो वो मैं सुनाऊंगा, अगर घटिया सुनाऊंगा तो या तो चंचल जी को पकड़ लेना या घनश्याम जी को पकड़ लेना, ये दो जिम्मेवार इन्होंने बुलाया है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं आपके मनोरंजन के लिए सिर्फ, क्योंकि हास्य मनोरंजन मन की खुराक, और हास्य यानी गाजर पाक। आजकल की सर्दी में गाजर पाक हास्य पड़ा कहाँ है? हंसी मजाक मस्करी ठट्ठा मिलते अगर बाजारों में, नोटबंदी के दिनों के जैसे लगते लोग कतारों में। अगर ये मिलते ना हंसी मजाक, एक पाइया हंसी देना जी, 100 ग्राम मजाक दे देना जी, तो सबसे ज्यादा ग्राहक इन्हीं के होते हैं और लोग दुकानों पर लाइनों में लगते। हंसी मजाक तो मिलते नहीं है। मनोरंजन मन की खुराक और हास्य यानी गाजर पाक, दाब दाब के खाओ और फिर भी रहे जाक, ई खातिर कवि सम्मेलना में हास्य कवि जमावे दाक। सबसे ज्यादा हास्य कवियों को पसंद किया जाता है। चलो खैर, आप थोड़ी बहुत बोरनेस महसूस करते होंगे कि बोर कवि मंच पर बोर कर रहा था, श्रोताओं का हर वर्ग शोर कर रहा था। इतने में एक लठधारी बूढ़ा मंच पर आया, उसे देख के बोर कवि मन ही मन घबराया। बोला आप कहें तो कुछ बदल के सुनाऊं, लिकर सिकर करने लग गया। आप कहें तो कुछ बदल के सुनाऊं या इस गजल का आखिरी शेर कह के बैठ जाऊं। लठधारी बोला आप क्यों परेशान हैं, बकवास चालू रखिए, आप तो मेहमान हैं। ये लठ तो मैंने उसके लिए उठाया है, वो कहाँ छुपा बैठा जिसने आपको बुलाया है। वाह, अगर चंचल जी की नौबत आ जाए उससे पहले मुझे जाना चाहिए। मैं अक्सर शिक्षा देकर जाया करता हूँ नौजवान लोगों को कि भाई माँ बाप की सेवा करो, ये दिन आप पर भी आने हैं, आपने भी बूढ़े होना है, तो अभी से आप अपनी औलाद के लिए लाइन बना दो। वो देखेंगे कि हमारे माता पिता करते रहे, हमारे दादा की, तो हम भी इनकी सेवा करें। लेकिन होता बहुत उल्टा है। वो एक 4 आदमी, वो 2 आदमी मिले कहीं स्टेशन पर और पर, तो अजनबी आदमी थे। पहले आदमी मिलते थे वो जमाना पूछते थे, किसा बरसात हुई है, फसल कैसी है। आजकल पूछते हैं टाबर कितना है, जीतता है। वो आदमी बोले मेरे 4 छोरे हैं। एक ने पूछा कितने लड़के? 4। कहने में है क्या, काम क्या करते हैं? बोले चारों डॉक्टर हैं। बोले यार चारों ही डॉक्टर हैं, तेरे वर्ग का कौन है यार? बोले अब तो बिया नहीं, मैं माने 10 बजे दिन के कह दूं रे उठ लो, अब तो रजाई छोड़ दो रे, खेत जा लो, भूख मरोगा, काम कर लो। तो वह चारों एकदम रजाई छोड़ के ताचक के पड़ा के तेरे क्या बीमारी है? डॉक्टर। हाँ, बाप ने कहा तेरे क्या बीमारी है? पर आंगा तो हिसाब किताब बराबर किया रहे कि छोरा जा तो कॉलेज में नीचे रखा गाड़ी, जिम में 2 घंटा लगावे, खूब बना ली बॉडी, दोस्त सागे गुटसुट मारा, खूब करे वो जाडी, और ही बांध की कटिंग रखे, और ही बांध की दाढ़ी। आजकल आना अच्छा तो थारे तो मैंने देखा है कोई सी हमारी, मारे कनी तो जमा ही आवा तो रहे। बीच में 4 आंगल की एक पट्टी, आगे दूसरे के पीछे थी, और सेडा जमा साफ। उसके लिए भी मैंने गूगल में ढूंढा भी ऐसी कटिंग कहां से चली, तो गूगल उत्तर देती है कि अंग्रेजों के जमाने में फौज में गधे भी भर्ती किए जाते थे। गधे और वो वजन उठाते थे तो उनकी पीठ पर टाक करना पड़ जाए, इस खातिर बीच बीच में छोड़ देते थे, बाकी वहां से ये चीज ले ली। और ही बांध की कटिंग रखे, और ही बांध की दाढ़ी, वो दाढ़ी दूढ़ी मतलब बहुत बेकार हिसाब किताब है। एक बाप आपके बेटे ने देख के बोले अरे तेरी इतना इतना लंबा मोटा थे, तेरे बाल हो गया, यहाँ कटावे क्यों कोनी? बोले पीछा कौन है? बाप भी ने 50 रुपया दिया, जब बना आदमी वर्गा बन के आ रहा है तो झिंपरो हो रही है सारे मोटा तो इतना लंबा बाल छोड़ जाए। वो गयो, घंटे बाद आयो, यही जींस बढ़ा करके फिर बिया जुल्फा लटके आ गयो। फिर भी बाबा बोला तू बढ़ाए को नहीं बाल? बोले बाबा थे के जाना वो फैशन है, ये फैशन को नाम है तेरे नाम। वो सलमान खान की कोई फिल्म थी भी में वो पागल हो जाए, बाल कटाने का मौका नहीं मिला, इतनी घर तो बाल लंबा हो गया तो भी को फैशन ही चाल गयो तेरे नाम। तो भी बाप 50 रुपया और दे के बोले फिर मेरे एक लेगी नाम क्यों ला ले, तेरी माँ के नाम और करा के लिया। तो इन प्रकार से हो जाए छोरा के कंजूस बाप को फिजूल खर्च बेटो, बिगड़ी औलाद हो घना दुख देतो, 200-400 टांच के रोज ले जाऊं तो खा पी उड़ार घर आ जान तो, बाप जब जमई आ गयो तंग,
तो रुपया देना कर दिया बंद। छोरो बोलो बाबलिया तू इतो कठोर निर्णय किया कर लियो। बाप बोलो मैं समझ लियो तू मेरे भाऊ मर लियो। छोरो हंस्यो के वो भी ठीक होयो, खबरदार जे तू मने रोयो, पर बाप बात ने जमाई है ना बढ़, और मेरे तू मान ही लियो कि मैं मर गयो, तो फिर मेरे अंतिम संस्कार खातर 2000 तो काट। अब मैं तने कई दिन नहीं आदाऊंगा, 10,000 तैयार राखी पारे वाले दिन ही आऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ भाई रूप सिंह जी एक सुंदर शुरुआत करी, और आदरणीय संत श्री को बहुत हृदय से आभार है। जो कवि सम्मेलन संता की एक संयमित आज दिनचर्या है, आज नियमित दिनचर्या है, मैं सब कवि अनुरोध करियो जी महाराज श्री कुछ तो आप माने समय सानिध्य दीजियो, अब तो समय आप दियो। विकल ये हृदय से आदरणीय पृथ्वीराज जी स्वामी साहब को आभार। आज पूरे दिन से हमें मुनिश्री का सानिध्य मिल रहा है, तो हम मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते ही हैं। अब मैं मुनिश्री से निवेदन करूंगा कि हमें थोड़ा सा प्रेरणा पाते। छापरवासियों के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहा। कहाँ से कवि लोग आए, अपना गीत सुनाए, कविता सुनाए, और उसके साथ में ये कवि भी छापर वालों से मिले जुले लगते हैं। बार बार आना होता है, तब इन लोगों का भी मन लगता है। कवि लोग गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनना चाहते हैं, तो गड़गड़ाहट की आवाज़ हमारे जाने के बाद में आ सकती है, ऐसा लगता है। हमारी भी सीमा होती है कि हम सीमा के हिसाब से बैठते हैं। इधर हमारी मधु बहन का नाम, वो भी स्टेज पर आएगी, सुनेंगे, बाहर से सुन लेंगे, यहाँ नहीं तो कमरे में बैठे सुन सकते हैं। नहीं,